अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपकी ज़िंदगी में आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, तो यकीनन आपकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही अल्फाज आएगा, वो आएगा माँ। क्योंकि माँ की ममता और माँ का ही एक ऐसा प्यार है कि माँ अपनी जान से ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार करती है। ये बात तो आपको ज़रूर पता होगी, लेकिन आज की घटना बिल्कुल उल्टी है। क्योंकि आज एक हैवान परिंदी माँ ने अपनी जवान बेटी की हत्या कर दी, लेकिन उसके बाद सिर्फ हत्या कर ही नहीं रुकती, बल्कि वो अपनी बेटी की लाश को 24 घंटे तक अपने घर में रखती है और उस लाश के पास बैठकर 24 घंटे तक चाकू चलाती है, बेटी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर डालती है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? बेटी की आखिर ऐसी कौन सी गलती थी जिसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए? पूरा मामला सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़, मेरा नाम माज है। तो घटना उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के खुड़बुड़ा मोहल्ले की है। वहां पर रहने वाली प्राप्ति, जिसकी उम्र 22 साल थी, जो एयर होस्टेस की तैयारी कर रही थी। रोज़ाना एयर होस्टेस क्लासेस जाया करती थी, लेकिन एक दिन वो पहुंचती नहीं है और उसके जो उसके क्लास के दोस्त थे वो फ़ौरन परेशान हो जाते हैं। जब वो उसके पास फ़ोन करते हैं तो प्राप्ति का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और वो सोचते हैं कि प्राप्ति वैसे तो कभी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करती, तो वो परेशान हो जाती हैं और वो प्राप्ति के घर आ जाते हैं। लेकिन जब वो प्राप्ति की माँ से पूछते हैं कि आखिर प्राप्ति कहाँ गई है, तो उसकी माँ बताती है कि कल वो दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, उसका कोई इंटरव्यू था, मैं उसको बस में बिठा कर आई थी, लेकिन उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं अब पुलिस कंप्लेन करने के लिए जा रही हूँ। और वो प्राप्ति के दोस्तों के साथ ही मिलकर थाने पहुँचती है, पुलिस को पूरी बात बताती है। पुलिस छानबीन में लग जाती है। वहीं पूरा दिन गुजर जाता है, पुलिस के हाथ खाली थे। वहीं दूसरा दिन जब लगता है तो प्राप्ति के सारे दोस्त मिलकर पुलिस थाने में पहुंचते हैं और वो पुलिस को बोलते हैं कि प्राप्ति के गायब होने की, जो गुमशुदगी की हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, हमें शक है वो प्राप्ति की माँ के ऊपर है, क्योंकि वो प्राप्ति की सौतेली माँ है और प्राप्ति हमारी बेस्ट फ्रेंड थी। वो हमेशा हमें बताया करती थी कि उसकी माँ उसको मारना चाहती है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी माँ ने ही उसके साथ कुछ अनहोनी की है या फिर कुछ घटना की है। पुलिस इस बात को बड़ी ही सीरियसली लेती है, इस पर ध्यान देती है और फ़ौरन जो प्राप्ति की सौतेली माँ मनु थी उसको थाने में बुलाया जाता है। उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने प्राप्ति को कब और कहाँ छोड़ा था, कौन सी बस में बिठाया था? तो बताती है कि 20 तारीख की दोपहर जो वहाँ का बस स्टैंड है, वो वहीं पर प्राप्ति को लेकर गई थी अपने साथ और बस में बिठाकर उसकी विदा की थी। पुलिस ये बात सुनकर उसको जाने देती है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस बस स्टैंड पर पहुंचती है। वहां पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे उनकी वीडियो निकाली जाती है और जो दिन उसने बताया था उस दिन की पूरी रिकॉर्डिंग चेक की जाती है, लेकिन उसमें ना ही प्राप्ति दिखती है ना ही उसकी माँ दिखती है। पुलिस का शक अब प्राप्ति की माँ के ऊपर हो जाता है और फौरन पुलिस का पूरी टीम बनकर प्राप्ति के घर पर डायरेक्ट उसकी माँ को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है। प्राप्ति की माँ को पकड़ लिया जाता है और उससे वहीं पर पूछा जाता है कि अब तुम अपना गुनाह कबूल कर दो कि आखिर प्राप्ति कहाँ है, क्योंकि तुमने जो बताया था कि तुम प्राप्ति को छोड़ने गई थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो माँ फ़ौरन टूट जाती है और वो बोलती है कि हाँ, मैंने प्राप्ति की हत्या कर दी है और लाश अंदर बाथरूम में पड़ी हुई है। पुलिस वाले हैरान होकर जब बाथरूम के अंदर जाते हैं तो जो नज़ारा वो देखते हैं उसके बाद उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि प्राप्ति की कोई लाश अंदर नहीं पड़ी थी बल्कि एक चाकू पड़ा हुआ था और प्राप्ति की लाश के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। लग रहा था किसी कसाई ने किसी बकरे के टुकड़े कर डाले हैं, किसी का मटन यहाँ पर बना डाला है। और ये नज़ारा देखने के बाद पूरे शहर के अंदर खलबली मच जाती है, ये खबर आग की तरह फैल जाती है। वहीं प्राप्ति की सौतेली माँ से ये पूछा जाता है कि आखिर तुमने प्राप्ति की हत्या क्यों कर दी, उसका गुनाह क्या था? वो तो पढ़ाई करती थी, तुम्हारे साथ रहती थी, इतना बड़ा घर, पैसा, ऐशो आराम सब कुछ था। तो बताती है कि आज से 1.5 साल पहले जो प्राप्ति के पिता थे उन्होंने मुझसे शादी क्यों थी, क्योंकि प्राप्ति की जो पहले वाली माँ थी उनकी मौत होने के बाद, वही शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जो प्राप्ति के पिता थे उनकी भी मौत हो जाती है और उसके बाद सिर्फ मैं और प्राप्ति रह जाती हैं। और मैं लगभग 1.5 महीने पहले से प्राप्ति से बोल रही थी कि इस घर को हम लोग बेच देते हैं और जो पैसा आएगा वो तुम रख लेना, क्योंकि
प्राप्ति के पिता की मौत के बाद, माता पिता की मौत के बाद जो सिर्फ इस जायदाद की हकदार थी वो प्राप्ति थी। और मैं चाहती थी कि प्राप्ति घर मकान सब कुछ बेच दे और पैसे मैं हड़प लूँ, लेकिन प्राप्ति ये सब कुछ मानने को तैयार नहीं थी। वो रोज़ाना अपने दोस्तों को अपने घर पर बुलाती थी। इस बात को लेकर मेरी उससे लड़ाई झगड़ा भी होता था और बात बात पर हम लोगों की बनती नहीं थी। और 19 तारीख की रात हम दोनों के बीच बहस हो जाती है। मैंने जो खाना बनाया था वो प्राप्ति खाती नहीं है, भूखी बेड पर जाकर सो जाती है। लेकिन मैं उसी टाइम पर सोचती हूँ कि रोज़ाना की लड़ाई को आज ख़त्म कर देते हैं। और जब मैं एक ईंट को उठाकर प्राप्ति के रूम में पहुँचती हूँ, प्राप्ति सो रही थी, उसके सर पर मैं वार कर देती हूँ कि प्राप्ति की हत्या हो जाएगी। उसके बाद सारी ज़मीन जायदाद मेरी। वहीं प्राप्ति कुछ देर तक तड़पती है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि हत्या तो मैंने कर दी है, लेकिन लाश को कहाँ छुपाऊँ, कहाँ लेकर जाऊँ। इसीलिए लाश को मैं घसीटते हुए बाथरूम में लेकर आती हूँ और चाकू निकाल कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगती हूँ। लगभग 24 घंटे तक बार बार बाहर जाकर अंदर आकर जब भी मुझे टाइम मिलता मैं प्राप्ति के टुकड़े करने में लग जाती, क्योंकि मैंने सोचा था कि इन टुकड़ों को छोटे छोटे पैकेट बनाऊंगी और शहर में अलग अलग जगह जाकर इनको फेंक आऊँगी। ना ही किसी को पता चलेगा, ना ही मेरा गुनाह सामने आएगा, और ना ही प्राप्ति के आगे पीछे कोई है जो मेरे खिलाफ आए या फिर उसके लिए इंसाफ मांगे। जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। और इसी ख्याल की वजह से उसने इस हत्या को अंजाम दे दिया। लेकिन प्राप्ति के दोस्तों की वजह से वो पकड़ी गई और पुलिस उठाकर उसको जेल भेज देती। अब वो ज़िंदगी भर जेल में रहेगी और जेल की हवा खाएगी। ना ही उसको घर मिला, ना ही दुनिया मिली, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो जितने भी लोग क्रिमिनल होते हैं, जो हत्याएं करते हैं, मर्डर करते हैं, ये कोई प्रोफेशनल नहीं होते, बचपन से ही कातिल नहीं बनते। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये हत्या कर क्यों देते हैं, इनके दिमाग में ऐसा क्या आता है। तो हर हत्यारे के, हर चोर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि मैं जब हत्या कर दूंगा, मैं चोरी कर लूँगा, तो मैं ना ही पकड़ा जाऊंगा, पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाएगी, ना ही मुझे कोई सज़ा मिलेगी। मैं इस काम को इस तरीके से अंजाम दूंगा तो मैं बच सकता हूँ। और जब किसी के भी दिमाग में ये बात आ जाती है तो समझ लो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और वो अपनी ज़िंदगी को खुद बर्बाद करने वाला है। क्योंकि कातिल, चोर कितना भी प्रोफेशनल हो, कितना भी छुपा ले, वो पकड़ा ज़रूर आ जाता है, उसका गुनाह दुनिया के सामने ज़रूर आता है। और ये थोड़ा बहुत पैसा, घर मकान, इन सारी चीज़ों को इंसान कब तक रख लेगा। दूसरे की हत्या कर कर कब तक थोड़ा बहुत पैसा खा लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, 3 साल, 4 साल। और ज़िंदगी तो बहुत छोटी हो गई है, 50-60 साल। सिर्फ इतनी छोटी ज़िंदगी के लिए एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। आखिर ये सब क्यों? इसीलिए आपके पास जितना है उसमें खुश रहें और सुकून से रहें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा बहुत सीखने को मिलता हो तो नीचे जो रेड वाला सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा।